27। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौड़। शाम के करीब 5 बज रहे थे। राजीव उसी बेड पर पड़ा हुआ था। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन को उसने अपने कान से लगाया। ओके मैं बस अभी पहुंचता हूं। इतना कहने के बाद उसने फ़ोन वहीं पर छोड़कर अपने घर से निकल गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पिछले कई दिनों से बेहोश पड़े हुए पाटिल को अचानक होश आया और वो तुरंत ही अपने स्ट्रेचर पर बैठ गया। उसके सर में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसने कराहते हुए अपने सर को पकड़ लिया। उसे अचानक उस भयानक रात की याद आ गई जिस रात उसके साथ यह हादसा हुआ था। उस रात के बारे में सोचकर उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने जल्दी से अपने हाथ पर लगी निडल और सारी चीजें निकाली और तेजी से चलता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकल गया, जैसे उसको कहीं जाने की बहुत जल्दी थी। इधर होटल में यह तो होना ही था। पिछले हफ्ते हुई घटना के बाद हम इस जगह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक साथ 16 लोग अचानक से एक रात को बुरी तरह से मारे जाते हैं, जिनमें यहाँ घूमने आए कपल्स के अलावा आपके स्टाफ के कुछ लोग भी थे। क्या आप लोगों को जरा भी तरस नहीं आता कि यहाँ पर मासूम लोगों की जानें जा रही हैं? आपको अपनी लालच की पड़ी है। राजीव के सामने खड़े इंस्पेक्टर मोहित ने गुस्से में यह बात कही। ऐसे हादसों के चलते आप इस होटल को नहीं चला सकते। आपके होटल की कहानी यहीं पर खत्म होती है। इतना कहते हुए उसने राजीव के हाथ में पेपर थमा दिए और निकुंज को घूरते हुए मोहित वहां से निकल गए। राजीव उन पेपर्स को हाथ में पकड़े वहीं खड़े खड़े देखता रहा। उसका सपना यह होटल था, पर अब वो सपना इस हाथ पर रखे पन्नों में ख़त्म हो चुका था। वो इधर उधर अपनी नज़र घुमाते हुए होटल को देखता रहा, जैसे आज के बाद वो यहाँ कभी नहीं आने वाला। क्या नहीं किया मैंने इस होटल को मशहूर बनाने के लिए। मैंने हर एक मुमकिन कोशिश कर ली और आज अचानक कोई भी आकर इस होटल को बंद करने का फैसला कैसे ले सकता है? ये बात उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कही, जो उस खाली पड़े जगह में गूंज रही थी। निकुंज बोलता है, सर, हम इंसान का एक दायरा है जिसे हम कभी पार नहीं कर सकते। हर चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। अक्सर जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती, फिर चाहे हम उसके लिए कितनी भी ताकत लगा दें, पर हम वक्त और हालात के आगे मजबूर होते हैं। ये वक्त ही है जो इंसान को मजबूत और मजबूर दोनों बना सकता है। निकुंज ने इतने अजीब तरीके से कही कि राजीव उसको देखता रहा। निकुंज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, अब हम चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस होटल में हमारा आखिरी दिन है, उसके बाद तो हम यहाँ कभी नहीं आ पाएंगे। वैसे भी मेरी इस होटल में बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, तो क्यों ना यह आखिरी रात इस होटल में बिताएं। यह बात उसने ऊपर लटकते हुए झूमर की ओर देखते हुए कही। नहीं, मैं बस अब घर जाना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत परेशान हो चुका हूँ और सर में दर्द भी हो रहा है। इतना कहते हुए वो गेट की तरफ जाने लगता है। तभी पानी की बड़ी बड़ी बूंदों के साथ बरसात शुरू होती है और देखते ही देखते पूरी जगह पानी से भीगने लगती है। राजू बाहर देखते हुए कहता है, क्या मुसीबत है, अचानक ये बारिश कैसे शुरू हो गई? निकुंज ने राजू की ओर बढ़ते हुए कहा, यहाँ का मौसम ऐसा ही है, कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता। पर राजू ने उसकी बात नहीं सुनी। निकुंज चलते हुए राजू के सामने आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तो आप रुकेंगे ना? राजू ने निकुंज का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, इसलिए उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तो फिर आज की रात, आखिरी रात, आपकी जिंदगी के नाम
निकुंज ने अपनी इस बात को अजीब सी आवाज में कही कि राजू उसको देखता ही रह गया। उसको एक अनजाना सा डर भी सता रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? राजू ने घबराते हुए निकुंज से कहा। निकुंज ने एक शराब की बोतल निकाली और उसको ग्लास में भरते हुए कहा, मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि हम तो सिर्फ वक्त के हाथों की कठपुतली हैं। हमारी ज़िंदगी की डोर भी उसी के हाथों में है, इसलिए वो जो चाहता है वही हो रहा है। राजीव को निकुंज की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो उसके चेहरे को देखकर हैरान था, क्योंकि होटल के बंद होने की खबर से उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि निकुंज के चेहरे की वो अजीब मुस्कान कब से राजीव को डर का एहसास दिला रही थी। निकुंज इस वक्त अपना ग्लास पकड़े पीछे मुड़कर खड़ा था। वैसे तो सर, इस होटल को लेकर आपकी वफादारी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि इस होटल के लिए आपने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। निकुंज की यह बात सुनकर राजू की आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई, जैसे उसकी बीती जिंदगी कुछ पल उसकी आंखों के सामने आ गए हों, जिसे वो बिल्कुल याद नहीं करना चाहता था। उसके हाथ से गिलास छूटता है और ज़मीन पर गिरकर टूट जाता है। क्या कहना चाहते हो तुम? मेरा कौन सा दोस्त? राजीव घबराते हुए बोलता है। निकुंज अब पीछे मुड़ता है और चलते हुए उसके पास आता है। वो उसके बिल्कुल मुंह के पास जाते हुए कहता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, पर तुम्हें कैसे इन सब बातों के बारे में पता? इस बार निकुंज राजीव के कान के पास जाते हुए भारी आवाज में कहता है, क्योंकि मैं शुरू से इस कहानी का एक अहम हिस्सा हूं। इतना बोलते हुए निकुंज जोर से हंसने लगता है। उसकी वो हंसी पूरे होटल में गूंजने लगती है। राजीव को अब बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो पीछे मुड़कर जल्दी से दौड़ते हुए होटल के गेट की ओर भागने लगता है। वो भी थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि तभी निकुंज शराब की बोतल उठाता है और अपनी पूरी ताकत से राजू की ओर फेंकता है, जो राजू के सर से टकराकर टूट जाती है। राजू जमीन पर गिर जाता है। वो अपने सर को पकड़कर करा रहा था। निकुंज दूसरी बोतल निकालकर जैसे ही वार करने वाला था कि तभी पीछे से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो गोली जाकर सीधे निकुंज के सीने में घुस जाती है। निकुंज के हाथ से वो बोतल टूटकर नीचे गिर जाती है। तभी पीछे खड़ा हुआ शख्स 2 और गोलियां चलाता है, जो निकुंज को लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसके शरीर से खून निकलते हुए ज़मीन पर फैलने लगता है। राजीव चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो पाटिल अपने हाथ में सर्विस रिवॉल्वर लेकर खड़ा हुआ था, जो पूरी तरह से भीगा हुआ था। वो राजीव के पास चलते हुए आता है और उसको सहारा देकर खड़ा करता है। पाटिल अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना निकुंज तो मेरी जान ही ले लेता। पाटिल राजीव की ओर देखते हुए कहता है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है राजू सर। जिस रात उस सब की मौत हुई तभी निकुंज को नीलेश का खून करते हुए देख लिया था, पर उस रात उसने मुझ पर भी हमला करके मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं बच गया। मुझे पहले ही से शक था कि ज़रूर होटल में से कोई मौत को अंजाम दे रहा है, इसलिए जयदीप की बॉडी मिलने के बाद मैंने सुराग ढूंढने के बहाने अपने ऑफिसर्स को भेजकर होटल के सभी स्टाफ बॉय के फिंगरप्रिंट्स निकाल लिए थे।
और जयदीप की बॉडी पर भी कुछ निकुंज के फिंगरप्रिंट मिले थे। आज मैंने निकुंज को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया और सर, हमारे पास सबूत भी है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। हम कोर्ट से भी बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि यह जगह हॉन्टेड नहीं है, एक आदमी के हाथ किए गए मर्डर हैं। फिर शायद होटल को ओपन करने के लिए मान जाएं। राजीव पाटिल के चेहरे को देखता रहा। उसे अब कहीं एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आई थी। चलिए सर, मैं आपको छोड़ देता हूँ, पाटिल राजीव की ओर देखकर कहता है और दोनों होटल के गेट की ओर बढ़ने लगते हैं। शाम के 7 बज रहे थे, इसलिए धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। बारिश अब थोड़ी कम हो चुकी थी, पर आसमान में अभी भी काले बादल मंडरा रहे थे। वो दोनों अभी बाहर निकलने वाले ही थे कि तभी होटल का गेट थम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है। अचानक गेट को ऐसे बंद होता हुआ देखकर दोनों डर जाते हैं। पाटिल गेट के हैंडल को पकड़ता है और जोर से खींचता है, पर वो फिर भी नहीं खुलता है, जैसे उसको किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। तभी शांत पड़े माहौल में एक अजीब सी हंसी गूंजती है। जिसे सुनकर दोनों की रूह कांप जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो निकुंज उनके पीछे खड़ा हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, चेहरे पर काली नसें उभर आई थी और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कुराहट थी। उसके शरीर में अचानक से वाइब्रेशन शुरू हो जाती है और 3 गोली उड़ते हुए फर्श पर गिरती है। फर्श पर गिरा हुआ उसका खून काला पड़ चुका था। धीरे धीरे वह हिलता हुआ निकुंज के शरीर में वापस चला जाता है। ये नज़ारा देख पाटिल के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो कांपते हुए हाथों से अभी निकुंज पर गोली चलाने वाला था कि तभी उसके हाथ पर चाकू से वार होता है और उसका हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। पाटिल चिल्लाते हुए जमीन पर छटपटाने लगता है। उसका खून फर्श पर किसी पानी की तरह फैला हुआ था। राजीव उसकी हालत देखकर वहीं पर बैठ जाता है। उस पर किसी ने वार किया है यह देखने के लिए वो जैसे ही पाटिल दाईं ओर देखता है तो उसके एक और झटका लगता है। अंकिता, पर तुम्हारी तो मौत हो चुकी थी। पाटिल की बात सुनकर निकुंज मुस्कुराते हुए कहता है, यहाँ आने वालों की जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ मैं करता हूँ। दर्द का सिलसिला भी यहाँ थमा नहीं था। अंकिता आज चलते हुए पाटिल के पास आती है और अपना एक पैर उसके पीठ पर रखती है। उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए पूरी ताकत के साथ पीठ की हड्डी तोड़ देती है। तड़ाक! इस आवाज के साथ पाटिल की चीख पूरे होटल में गूंजती है। उसके बाद अंकिता पाटिल को पेट के बल लिटाकर किसी जंगली जानवर की तरह उसके दिल का हिस्सा नोच डालती है और आखिर में उसके दिल को पकड़कर उसके सीने से अलग कर देती है। पाटिल की आंखें फटी हुई थी। उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू भी जमीन पर गिर रहे थे। उसका चेहरा यह बयान कर रहा था कि उसने कितना दर्द सहा होगा। सामने का नज़ारा देखकर राजू बिलखते हुए रोने लगता है। बच्चे चिल्लाते हुए कहता है, क्यों आखिर क्यों निकुंज, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इंसान के रूप में तुम किसी शैतान से कम नहीं। राजू की आवाज़ सुनकर निकुंज हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैं निकुंज नहीं हूँ। निकुंज के शरीर पर मैंने उसी दिन कब्जा कर लिया था जिस दिन आपने उसको पाटिल के साथ यहाँ उन गार्ड्स को ढूंढने के लिए भेजा था। और रही मेरे शैतान होने की बात, तो तेरे हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। अपनी लालच के लिए अब तूने कितने की जाने ली हैं, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं।
वो सब खुद तुझे बताएंगे। धीरे धीरे करते हुए वहां पर उन सभी लोगों की चीखें गूंजने लगती हैं। वो पूरा हॉल किसी शोर में डूब जाता है। इतनी दर्दनाक थी कि कोई जिंदा इंसान इसे सुन नहीं सकता था। राजू अपने दोनों हाथों को कानों पर रखते हुए चिल्लाता है, इन सब आवाज को प्लीज बंद करो, बंद करो इन सब आवाज को, प्लीज बंद करो। पर यह आवाज कम होने की जगह और बढ़ने लगती है। यह इतनी बढ़ चुकी थी कि अब राजीव के कानों से खून निकलने लगता है। राजीव को लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी। अचानक से फिर वहां शांति छा जाती है। राजीव अपने कानों पर से हाथ हटाता, पर अचानक उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। उसके सर में एक तेज दर्द होता है और उसका सर किसी फुटबॉल की तरह ऊपर से फट जाता है और वो वहीं गिर जाता है। निकुंज की काली आंखें अब नॉर्मल होती हैं। सामने का नज़ारा देखकर वह रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है। क्यों, आखिर क्यों, और कितनों की जान लोगे तुम? आखिर तुमको यहाँ रिसोर्ट बंद करवाना था तो फिर इनको बनने ही क्यों दिया? अंकिता की ओर देखते निकुंज जोर से चिल्लाता है। निकुंज अभी जमीन पर बैठा था कि तभी उसकी पीठ से खंजर आर पार होते हुए उसकी पीठ से बाहर निकलता है। अंकिता निकुंज को उसके बालों से पकड़ते हुए खड़ा करती है। निकुंज से यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो दर्द की वजह से अपने पैर जमीन पर रगड़ रहा था। मार दो मुझे, मार दो मुझे प्लीज। अंकिता उसके छाती से पेट तक एक लंबा घाव लगाती है और उस लकीर में अपनी उंगलियां घुसा के उसके पेट को पूरा फाड़ देती है। निकुंज की आंखें, खून, हड्डियां सब दिखने लगती हैं और उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। निकुंज के दिल पर खंजर घुसाकर वहीं खड़ी रहती है। बाहर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। बाहर बिजली चमकने की रोशनी की वजह से अंदर का वो खौफनाक नज़ारा कभी कभी दिखाई देता था। होटल की वे दीवारें भी इन नज़ारों को देखकर कांप उठी थी। दूसरे दिन लोगों की बातों पर पुलिस को वहां से निकुंज, पाटिल और राजीव की लाश मिली। आखिर जिस आदमी ने होटल को बनवाया वो खुद भी अपने ही लालच का शिकार हो गया। अंकिता की लाश अभी भी पुलिस को नहीं मिली। पुलिस ने बहुत वक्त तक इन्वेस्टिगेशन किया, पर कोई सुराग नहीं मिलने की वजह से यह केस भी कागजों के बीच कहीं दब कर रह गया और वो होटल हमेशा के लिए बंद हो गया। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं।